भारतीय साहित्य में विज्ञान। अयं महोदयः हरिद्वारस्थ पतञ्जलि विश्वविद्यालयस्य प्रो-कुलपतिः अस्ति। एषः उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरः। उत्तराखण्ड संस्कृताकादमी हरिद्वारस्य उपाध्यक्षचरः। हरिद्वारस्य गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालयस्य आचार्यश्च आसीत्। हेलो। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्याचंद्रमसाविव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। न केवलम उत्तराखंड राज्यस्य अपितु उत्तर भारतस्य मन्ये भारतवर्षस्य प्राचीनतमे अस्मिन् प्रतिष्ठाने समायोजिते अस्मिन् विराट समारोहे समुपस्थितः विराजमानः विविध विद्या विभूषितः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदम् अलङ्कुर्वाणः मान्यः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयः, महाकवयः आचार्य मनोहरलाल आर्यवर्यः, यौवने एव निखिलाः अभिलाषाः परित्यज्य संन्यास आश्रमम् आश्रित्य राष्ट्रस्य सेवा कर्तुं धृतव्रताः अस्माकं सन्यासीवर्यः, अन्ये चापि अत्र विराजमानाः सर्वेपि तत्तत् विषयेषु कृतभूरि परिश्रमाः, सर्वेपि मान्याः विद्वांसः, कार्यक्रमस्य संयोजकाः, प्रेयांसः छात्राश्च। अद्य मोदन्ते नश्चेतांसि यद् अस्मिन् अभियांत्रिके विश्वविद्यालये ज्ञान परंपराम् आश्रित्य वयं चर्चां कुर्मः। मन्ये गंगायाः पावने तटे हरिद्वार जनपदे आधुनिक काशी रूपेण प्रतिष्ठिते अस्मिन् रुड़की नगरे यायं चर्चा प्रवर्तमाना प्रवर्धमाना अस्माभिः दृष्टिगोचरी क्रियते, कर्णगोचरी क्रियते। अत्र मंथनोत्थ अमृतेन भारतस्य राष्ट्रस्य किमपि अभिनवं स्वरूपम् अस्माकम् अक्ष्णोः पुरस्तात् समुपस्थितं भविष्यति। मैं आपके सामने बहुत संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अभी श्रद्धेय चौहान साहब ने लोक की चर्चा की थी। हमारे यहाँ तो आज से हजारों हजार साल पहले व्याकरण शास्त्र के पारदृश्वा, जिनका नाम विश्व इतिहास के व्याकरण के नाम पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है, महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य नाम के अपने अमर ग्रंथ में दोनों बातें लिखी हैं। लोकतः बहुत सारी चीजें हम लोक से प्रमाणित मानते हैं, और कहा शास्त्र प्रमाण का वयम यह शास्त्र आह तद अस्माकं प्रमाणम। दोनों धाराओं को हमारी परंपरा ने स्वीकार किया है कि लोक में जो कुछ हो रहा है, जो ज्ञान की धारा, जो जीवन की धारा, जो नैतिकता की धारा,
मानव समाज में, लोक जीवन में प्रचलित है, उससे भी हमको बहुत कुछ प्राप्त होता है। और जो हमारे प्रातः स्मरणीय ऋषियों ने, आचार्यों ने, मनीषियों ने उन महान ग्रंथों में जो ज्ञान का महासागर प्रस्तुत किया है, उसमें जो रत्न विद्यमान हैं, उनका मंथन करने के बाद प्राप्ति से भी जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। आज विषय ज्ञान के संबंध में है, विज्ञान के संबंध में है। हमारा तो जो ज्ञान की गंगोत्री है, जिसे हम वेद कहते हैं, उस वेद का अर्थ भी यही है। जब विद्वान इसकी चर्चा करते हैं तो विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे और विद सत्तायाम, इन चारों अर्थों को वेद के साथ जोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात उसकी सत्ता भी है, उसमें ज्ञान भी है, उसमें विचार भी है, और उससे फिर लाभ अर्थात जीवन के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है, उसकी भी प्राप्ति होती है। मुझे याद आता है कि आज से कई वर्ष पूर्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के सामने एक ध्येय वाक्य रखा था, जय जवान जय किसान। आज भी बहुत सारे उस पीढ़ी के लोग हैं जो उनके वचनों को, जय जवान जय किसान की बात को स्मरण करते हुए, और ये देश भिक्षा का कटोरा लेकर के दुनिया के सामने न जाए, हम स्वावलंबी बने, इसलिए एक दिन का उपवास करना चाहिए। उस समय लाखों लाखों लोगों ने वो व्रत लिया, और उस पीढ़ी के लोग जो आज जीवित हैं, आज भी वो एक दिन का उपवास करते हैं। फिर अटल जी का जमाना आया, उन्होंने कहा जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान। और अभी अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले घोषणा की, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो आज अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है, और अनुसंधान तब होगा जब विज्ञान और अध्यात्म, प्राचीनतम ज्ञान परंपरा और आईआईटी रुड़की जैसी विश्व में प्रतिष्ठित संस्थाएं जब एक साथ बैठेंगी, एक साथ मिलकर के चिंतन करेंगी, विचार करेंगी, अनुसंधान करेंगी, शोध का कार्य करेंगी, तब लगता है कि भारतवर्ष का जो उत्कर्ष है, भारतवर्ष के पास जो ज्ञान की, चिंतन की, दर्शन की, परंपराओं की, नैतिकता की, जीवन मूल्यों की जो धरोहर है, उस धरोहर को हम दुनिया के सामने ठीक ठीक प्रकार से प्रस्तुत कर सकेंगे। आज मैं एक पुस्तक आपको दिखाने के लिए लाया हूं, भारतीय ज्ञान का खजाना। कल ही मुझे ये पुस्तक प्राप्त हुई। इसके लेखक हैं प्रशांत पॉल। उन्होंने बहुत सारे इसमें प्रसंग दिए हैं। एक प्रसंग दिया है कि दिल्ली का जो कुतुब मीनार है, उसका नाम तो सब दुनिया जानती है। सारी दुनिया में प्रसिद्ध है कि दिल्ली में कुतुब मीनार नाम की कोई अद्भुत दर्शनीय कोई मीनार है। लेकिन उसी के पास उससे बहुत छोटा एक लोह स्तंभ है। इस पुस्तक में उसका पूरा विवरण दिया है, समय नहीं है कि मैं उसके विषय में विस्तार से बता सकूं। तो उस लोह स्तंभ में आज से कई सौ साल पहले 98% लोहा लगाया गया, और उसके विषय में मैं तो उस विषय का जानकार नहीं हूं, आप बता सकते हैं कि उसमें जंग लगना ही चाहिए, लेकिन उसमें जंग नहीं लगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय के हमारे जो शिल्पी थे, उस समय के हमारे जो वैज्ञानिक थे, जो भवन निर्माण की कला में निपुण थे, वो इस रहस्य को जानते थे कि किस प्रकार से, किन धातुओं का कैसा प्रयोग करने से हम इस प्रकार का विस्मयकारी निर्माण करके दुनिया के सामने रख सकते हैं। इसमें एक दूसरी घटना दी हुई है कि कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने एक जगह घोषणा की, और
वो था संभवतः 25 अक्टूबर 2014 को, और उसमें उन्होंने कहा था, भारत ने दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी सिखाई। और उनके इस एक वाक्य को लेकर जो मोदी जी के विरोधी थे वो उन पर टूट पड़े, और चारों तरफ से भारत में और विदेशों में भी उनके इस एक वाक्य पर विरोधियों ने लेखों की झड़ी लगा दी कि देश का प्रधानमंत्री, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और आज अंधश्रद्धा को, पाखंड को प्रेरित कर रहा है। लेकिन बाद में जब आप जैसे अध्येताओं ने, अनुसंधानकर्ताओं ने इस पर काम किया तो पता चला कि ये प्लास्टिक सर्जरी की परंपरा तो भारतवर्ष में हजारों हजार साल पहले से चली आ रही है। तो आज उन विस्मृत किए गए तथ्यों को फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। हमारा तो चिंतन ही ज्ञान और विज्ञान पर आश्रित है। वेद की बात जब आती है तो हम सोचते हैं कि वेद तो शायद कर्म कांड का, पूजा पाठ का, मंदिरों का या गुरुकुलों का ही केवल विषय होगा। लेकिन देखिए कितना महान चिंतन है। ऋग्वेद यदि ज्ञान कांड है तो यजुर्वेद को कर्म कांड कहा जाता है, सामवेद को उपासना कांड और अथर्ववेद को विज्ञान कांड कहा जाता है। अर्थात अथर्ववेद में जो कुछ भी कहा गया है वो सब विज्ञान को प्रतिपादित करने वाला है। अभी श्रद्धेय चौहान साहब कह रहे थे कि बहुत सारी विद्याएं छोटे छोटे गांवों में जिनकी हम उपेक्षा करते हैं, जहां जाना हमको अपने स्तर के अनुरूप प्रतीत नहीं होता, वहां पर वो सारा का सारा ज्ञान का खजाना बिखरा पड़ा है, वो परंपरा से चला आ रहा है। वेद, शास्त्र या लोक व्यवहार, वहां से निकलने वाली अनेक जो सरिताएं हैं वो आज भी जीवन का जल प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। मेरा जन्म एक बहुत छोटे से गांव में हुआ, जिस गांव में उस जमाने में केवल चौथी तक का ही विद्यालय था। स्कूल में कोई भी साधन नहीं थे। अपने घर से बोरी लेकर के जाना पड़ता था और उसको बिछाकर उस पर बैठ करके पढ़ते थे। गांव में बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बस की व्यवस्था नहीं थी, ट्रेन वगैरह का तो कोई प्रश्न ही नहीं। चौथी तक का स्कूल था। वहां एक परिवार था जो कितना ही बड़े से बड़ा फ्रैक्चर हो जाए, बड़े से बड़ा फ्रैक्चर जाकर दिखाते थे। वो कहते थे कि कल आइए। वो जंगल में जाते थे, जंगल से जाकर के कुछ जड़ी बूटियां लाते थे, उनको पीस करके उसका लेप बनाते थे, और जहां फ्रैक्चर है वहां पर वो लेप लगा करके पट्टी बांध देते थे। और 48 घंटे में, आपको विश्वास नहीं होगा संभवतः, 48 घंटे में वो हड्डी टूटी हुई जुड़ जाती थी। उस समय तो कुछ नहीं लिया करते थे, श्रद्धा से कोई 5 रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे, इतनी उनकी फीस हुआ करती थी। आज उसी गांव में उसी परिवार का जो युवा सदस्य है, उसके पास मुंबई से, नागपुर से, बड़े बड़े नगरों से 1-1 करोड़ की, 50-50 लाख की महंगी गाड़ियां उसके दरवाजे पर लाइन लगा कर खड़ी रहती हैं, और वो अपने पिता से सीखी हुई उस विद्या के द्वारा आज भी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। यह है लोक। मैं तो बहुत सारे अपने डॉक्टर मित्रों को निवेदन किया करता हूं कि जाओ, देखो, समझो कि वो जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा है, संभवतः बड़े बड़े महानगरों में, बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़ी यूनिवर्सिटीज में या आईआईटीज में अध्ययन करने वाले गुरुओं का, छात्रों का विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन ये तथ्य है, आज भी ये चल रहा है। तो मित्रों, ये आईआईटी रुड़की ने बहुत बड़ा और बड़ा सुंदर अनुकरणीय अनुष्ठान किया है। इस आयोजन के माध्यम से विडंबना यह है कि जिन्होंने वेद पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, वो एक तरफ बैठे हुए हैं। जो केवल विज्ञान के रथ पर आरूढ़ हैं
वो विज्ञान की चकाचौंध में, उसकी चमक में उनको अस्पृश्य मान करके उनसे दूर खड़े हैं। आज समय आ गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय जीवन मूल्यों का नया सूर्योदय हो रहा है भारतीय गगन में। और अभी 2 दिन पहले चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचाकर सारा देश एक नई ऊर्जा से, नए उत्साह से ओतप्रोत है। आइए हम सब मिलकर के एक साथ बैठ करके और कुछ ऐसा संसार को दें, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर चीज विज्ञान से जुड़ी हुई है। यज्ञ है तो उसमें भी बहुत बड़ा जीवन का विज्ञान है, हमारी पूजा पद्धति में भी विज्ञान है, हमारे मंदिर विज्ञान के केंद्र हैं। कहाँ विज्ञान नहीं है? कण कण में, रोम रोम में, सर्वत्र विज्ञान, उसके बिना जीवन अधूरा है। इसलिए मैं बधाई देता हूँ इस अनूठे अनुष्ठान का आयोजन करने के लिए संयोजकों को। और मैं कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन समय की सीमा है। केवल एक श्लोक आपको सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो हमारे सरस्वती शिशु मंदिर हैं, सरस्वती विद्या मंदिर हैं, उनमें प्रतिदिन श्लोकोच्चारण किया जाता है और श्लोकोच्चारण के माध्यम से उन शिशुओं के हृदयों में उन महान प्राचीन वैज्ञानिकों के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत करने का एक महान कार्य होता है। वहां उच्चारण किया जाता है प्रतिदिन, वैज्ञानिकाश्च कपलः कणादः सुश्रुतस्तथा चरको भास्कराचार्यो वराह मिहिरः सुधी नागार्जुनो भरद्वाज आर्यभट्टो वसुर्बुधा ध्येयो वेंकटरामश्च विजयः रामानुजादयः। महाकवि कालिदास ने, जिसके कुलपति पद को हमारे श्रद्धेय बरखेड़ी जी विभूषित कर चुके हैं, कालिदास ने रघुवंश नामक अपने महाकाव्य के 13वें सर्ग में जब लंका पर विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण के साथ लंका से अयोध्या को लौट करके आ रहे हैं पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर, आप कल्पना कीजिए उस पुष्पक के विषय में कालिदास ने श्री राम के मुख से कहलवाया है, यथा विधो में मनसोभिलाषा प्रवर्तते पश्य तथा विमानम। कहते हैं इसको चलाना नहीं पड़ता, ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके केवल मन की अभिलाषा से वो पुष्पक विमान गगन में, धरती में और जल में समान रूप से गति करने में समर्थ है। ऐसा हमारा महान युग था। आइए फिर से सारी धरती हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही है। हम ज्ञान के, विज्ञान के उत्कर्ष से सारी धरती को विश्व गुरु के रूप में मार्ग दिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, आपके अंतःकरणों में विराजमान उस परमपिता परमात्मा को नमन करता हुआ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। Thank you, Professor Mahavir Agrawal, for your thought-provoking talk. There are a few announcements which I would like to share with all of you. First is for the reimbursement of registration fees. It is necessary that you have to sign at the registration desk. If any one of you have not yet done it, please do it at the registration desk without fail. Another announcement is regarding the poster session. So poster session is scheduled from 8:45 to 9:45 a.m. tomorrow. So for all those who are having concerns regarding where to display the posters, we request you to come here at morning around 8 o'clock. Our volunteers will be there. They will be assisting you in putting your posters at the right location. And for those participants whose posters have been printed by us, you can collect your posters from MAC Auditorium, that is the same place, at 8 a.m. tomorrow. We will now be going forward for the workshop. These workshops are for those who have registered and who have received emails. So there are 2 workshops which are being organized in the HSS department, and there is arrangement of transport to reach there. So you can leave now. And there's another workshop which is being organized in the Yoga Bhavan Saraswati Mandir, and the participants who have received the mail for that can reach there by walk.
At 8 a.m. onwards, dinner will be served at this very location. So you can return back after this workshop. Breakfast for tomorrow, breakfast will start from 7:45 at the same location. 7:30 from the same location. So thank you all for being a part of this conference and looking forward to a fruitful conference ahead. Thanks once again.